आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसके पहले वाला जो चैप्टर फिनिश हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत लंबा चैप्टर था, काफी दिन तक चला। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा छोटा है और न्यूमेरिकल भी कम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मायने रखते हैं उसके। तो अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो हमें पहले इस वर्ड को समझना पड़ेगा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की ये एक ब्रांच है जो केमिस्ट्री की कई पार्ट होते हैं। जनरली अगर बात किया जाए तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मतलब किसी भी भौतिक रसायन की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग रासायनिक बलगति कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन हमारी तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है फास्ट रिएक्शन, एक होती है स्लो रिएक्शन और एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन। इसे हम लोग कहते हैं तीव्र अभिक्रिया, हिंदी में मंद और अति मंद। तीन टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। अब फास्ट रिएक्शन की बात करें तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एक सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट होगी उसको हम लोग कहेंगे फास्ट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन विद इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। जैसे कि अगर हम AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट में HCl ऐड कर दें तो मिलेगा AgCl का PPT और HNO3 अलग हो जाएगा। तो ये आपकी फास्ट रिएक्शन में आती है क्योंकि जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट में Cl मिलाओगे तो तुरंत AgCl का PPT बनेगा। जैसे कि बेरियम क्लोराइड में आप H2SO4 मिला दें तो तुरंत बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT मिलेगा, जो ये बताएगा कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट। इन रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। ठीक, तो ये दोनों रिएक्शन एग्जांपल है फास्ट रिएक्शन के। ऐसे ही आप लोग एसिड बेस रिएक्शन भी ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप मिला दीजिए तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी आपका फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब स्लो रिएक्शन क्या होती है? तो द केमिकल रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन few minutes or few hours is called slow reaction। जैसे कि अगर आप ईस्टरिफिकेशन की बात करें, ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, कोई एक अल्कोहल लेंगे और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करेंगे। एसिडिक मीडियम हमको देना पड़ेगा, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करेंगे तो मिलेगा CH3COO2H5 ईस्टर बना और H2O निकल गया। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है? स्लो रिएक्शन टाइप की है। इसको कंप्लीट होने में कुछ मिनट या कुछ सेकंड या कुछ आवर्स लगे तो उन्हें कहा जाता है स्लो रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो जैसे इसकी उल्टी रिएक्शन कर लीजिए, या फिर अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करें तो आपको मिलेगा क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन। तो क्या डेफिनेशन मिलेगी? द केमिकल रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन few minutes, few seconds और few hours is called स्लो रिएक्शन। मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं उसे हम लोग स्लो रिएक्शन कहते हैं। अब बात है वेरी स्लो रिएक्शन की। वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब है जिनको कंप्लीट होने में बहुत समय लगे। कहने का मतलब है उनको कंप्लीट होने में को मैनी ईयर्स लग जाए, मैनी डेज लग जाए, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द केमिकल रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन मैनी आवर्स या फ्यू आवर्स, मैनी ईयर्स और फ्यू ईयर्स इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे कि अगर आप बात करें वाटर की प्रिपरेशन, तो अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो H2O बनना चाहिए। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में गैस एक कंटेनर मिक्स कर दिया और रख दिया तो H2O बनना चाहिए। लेकिन अगर आप
इन दोनों को मिक्स करके 2 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक रख दोगे। जैसे मान लिया आपने 2 लीटर हाइड्रोजन ले लिया, 1 लीटर ऑक्सीजन ले लिया और इसको मिक्स करके आपने रख दिया 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर भी क्या होगा कि जो आपका वाटर फॉर्म होगा हो सकता है 2 ml बने, 4 ml बने, 3 ml बने। तो ये आपका कैसा है, वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करके रख देंगे तो जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा वाटर मॉलिक्यूल बन जाए, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कैटलिस्ट मिल जाएगा तो वही वाटर आपका फ्यू मिनट्स में बन जाएगा, तब आपकी ये रिएक्शन एग्जांपल हो जाएगा स्लो का। लेकिन वेरी स्लो का एग्जांपल तब होगा जब आप कोई भी कैटलिस्ट इसमें नहीं लेंगे। तो आप लोगों ने 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। अब ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स की इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं जो टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होना है। टॉपिक का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया का वेग। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम लोग एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी। तो इसकी रेट क्या बनेगा, अब देखना ध्यान से, रेट क्या बनेगा, रेट जिसको हम लोग कहते हैं वेग अभिक्रिया का। देखो रेट के लिए क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम टेकन, change in concentration of B upon time taken, change in concentration of C upon time taken, change in concentration of D upon time taken, माइनस माइनस। एक हमने केमिकल रिएक्शन कंसीडर की A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और इसमें रेट हमने सामने लिखा गया है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C और रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D। ये सारे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अब अच्छा इसमें कुछ साइन दिख रहे होंगे, एक में साइन माइनस दिख रहा है, कुछ में साइन प्लस में दिख रहा है। तो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनमें साइन माइनस दिखाना पड़ेगा आपको, और जितने प्रोडक्ट होते हैं उसमें साइन प्लस दिखाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि टाइम चेंज होने के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, डिक्रीज करती है, और डिक्रीमेंट को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज करते हैं। ठीक, अब अगर आप डेफिनेशन बनाए तो क्या डेफिनेशन है, तो आप बनाओगे डेफिनेशन क्या, अगर आपने इसको यूनिट टाइम मान लिया, यूनिट टाइम में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यह है कि किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो A प्लस बी आपके होंगे, मतलब रिएक्टेंट ही होंगे, प्रोडक्ट होगा नहीं। लेकिन जब टाइम जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो टाइम जैसे बीतता रहेगा तो दोनों A और B रिएक्शन करेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी और प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट ने माइनस लगाया और प्रोडक्ट में प्लस लगाया। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ भी देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए ग्राफ क्या होता है।
अब आपके सामने दो ग्राफ बने, एक ऊपर और एक नीचे। पहला ग्राफ क्या बता रहा है कि टाइम जब जीरो था, कह सकते हैं जब टाइम जीरो था तो रिएक्टर की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी। जैसे ही हम टाइम इंक्रीज करते रहे, मतलब रिएक्शन होती रही, तो रिएक्टर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन देखिए हमने यहाँ एक्सिस में टच नहीं करा। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन कभी ये स्टॉप नहीं होती है, ये इनफिनाइट टाइम के बाद स्टॉप होती है। क्यों? क्योंकि टाइम जैसे ही बदलता रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होने से रिएक्शन की स्पीड भी स्लो होती जाती है। तो यहाँ पे आते ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत कम होगा, तो रिएक्शन की स्पीड भी बहुत कम हो जाएगी, जिसका मतलब रिएक्शन चलेगी, चल रही है उस समय, लेकिन समझ में नहीं आएगा रिएक्शन चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि बहुत स्लो रेट से वो चल रही है। वैसे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के अकॉर्डिंग को इंक्रीज करेगा। स्टार्टिंग में टाइम में कंसंट्रेशन बहुत नहीं के बराबर था, और उसके बाद जैसे टाइम इंक्रीज करता गया, मतलब रिएक्शन होती रही, तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, और इनफिनाइट टाइम के बाद ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहाँ पे इसकी मिल जाएगी। ये तो बात हुई हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन की। अब इसके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? इसको एक को हम लोग कहते हैं एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी, इसको हम लोग कहते हैं औसत अभिक्रिया वेग। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन वेलोसिटी। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की है, पहले एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी, दूसरी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन वेलोसिटी। अब दोनों क्या है ये समझना जरूरी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ समझना होगा। ग्राफ में ही आपको इन दोनों टॉपिक का क्लियरेंस मिलेगा। देखिए ये हमने कोई रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया, रिएक्टेंट के लिए बनाया है। तो देखिए एक हमने टाइम कंसीडर किया t1, हमने टाइम कंसीडर किया t1, उस पे हमको रिएक्टेंट ये मिला, कंसंट्रेशन इसकी c1, ठीक। अब हमने एक दूसरा टाइम कंसीडर किया t2, इसको मिलाया ऊपर, तो C2 मिला। अब dx अपॉन dt ये हम लोग सीधा कहेंगे रेट, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन, ये कह सकते हो सीधा कि d ऑफ C अपॉन dt। इसको हम लोग d नहीं बल्कि हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है कि एक हमने एक ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में दो डिफरेंट टाइम पे
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी वो हमने निकाली। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, ये एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी है, मतलब ये जो रेट है वो किसका है, एवरेज का है, औसत का। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन के ड्यूरेशन में, किसी दो रिस्पेक्टिवली दो टाइम के ड्यूरेशन में कंसंट्रेशन में चेंजमेंट जो अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो अगर हमें रेट मिलेगा रिएक्शन का, उसे हम लोग कहेंगे एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि पूरी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमेशा रिएक्शन का स्पीड चेंज होता है, हर टाइम पे रिएक्शन की स्पीड अलग अलग रहेगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है। तो जब रिएक्टेंट की स्पीड अलग अलग होगी तो अगर हम कोशिश करें कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की, तो कभी संभव नहीं, कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर टाइम में वो चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रिएक्शन की वेलोसिटी क्या करता है, उस पूरे रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो चेंजमेंट वेलोसिटी में हुआ है उस सबका पूरा एवरेज। तो एवरेज रिएक्शन मतलब जो हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं तो वो एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी ही होती है। तो एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी इज द टाइप ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी व्हिच इज टेकन इन रिस्पेक्टिवली टू इंटरवल ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू देयर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर प्रोडक्ट की अगर आप बात कर सकते हैं। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस की बात करें, अच्छा इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा पहचानने का तरीका अगर देखा जाए तो डेल्टा इसमें सिंबल होता है। ठीक, ये बात थी इसकी इंस्टेंटेनियस की। अगर हम बात करें, सॉरी ये एवरेज की थी, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, इसके लिए हम एक और ग्राफ बना देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कंसंट्रेशन लेंगे। मतलब किसी dt टाइम पर कंसंट्रेशन dx है, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में तो जो चेंज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। या कह सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंजमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, रिएक्शन की कंसंट्रेशन पता कर लिया, तो फिर उस टाइम पे जो रिएक्शन वेलोसिटी निकलेगी उसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो रेट निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं dx/dt, मतलब d सिंबल होता है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा एवरेज। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत कठिन है, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कंसंट्रेशन की तो क्या होगा, एरर होने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करने की कोशिश की तो कुछ ना कुछ तो टाइम में वेरिएशन हो ही जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन मिल जाएगा आपको, तो एग्जैक्ट आपको रिएक्शन वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन वेलोसिटी वो एक एरर के साथ होती है, और एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी जो होती है वो पूरे रिएक्शन का एवरेज, कि पूरे रिएक्शन की ड्यूरेशन में कहीं स्पीड ज्यादा है तो कहीं स्पीड कम है, तो पूरा एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी निकली वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और नॉर्मली हम लोग एवरेज वाली ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इसके बाद इस रिएक्शन वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो हमारी रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर हमारा यही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब अभिकारक की सांद्रता। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी,
क्योंकि रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के बढ़ेंगे। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन के बढ़ेंगे तो उनके बीच में रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, और जब रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक, दूसरा होता है हमारा फैक्टर टेम्परेचर, ठीक, ताप। तो भैया टेम्परेचर भी बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, और हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी तो उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन मतलब टकराव ज्यादा बढ़ेगा, और जब कोलिजन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ने से रिएक्शन की स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारा है कैटलिस्ट। ठीक, अब कैटलिस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? देखो, किसी भी रिएक्शन के लिए हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में सक्रिय ऊर्जा। ये इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। एक ऐसी मिनिमम एनर्जी जो किसी हर रिएक्शन के लिए जरूरी है कि उस रिएक्शन को प्रोसीड होने में उतनी मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो वो मिनिमम एनर्जी जिसके कारण वो रिएक्शन प्रोसीड होगी, वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, उसे ही हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा। अब डिपेंड करेगा कि ये घटती है या बढ़ती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, डिक्रीज कर गई, तो इसका मतलब रिएक्शन जल्दी होने लगेगी, क्योंकि उतनी एनर्जी उस कम एनर्जी को गेन करने के लिए उसको कम टाइम लगेगा। तो जब कम टाइम लगेगा तो रिएक्शन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले हमको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, उससे अब ज्यादा एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो जब ज्यादा एनर्जी गेन करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमको ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो रिएक्शन की स्पीड भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा, क्योंकि जब टाइम ज्यादा लगेगा तो हमें उस एनर्जी कवर करने के लिए पहले हम उस एनर्जी कवर करें तब रिएक्शन प्रोसीड करें। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड घट जाती है। फोर्थ हमारा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, किसी अभिकारक अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। अगर उसको हम बारीक पीस लें, पाउडर बना लें, या फिर सोल्यूशन बना लें, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म में रख लें, तो उनमें रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप उसको बारीक पाउडर फॉर्म में कर लेंगे या सॉल्यूशन फॉर्म में कर लेंगे तो हर एक पार्टिकल ओपन हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए। तो जब हर एक पार्टिकल अवेलेबल हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए तो रिएक्शन की स्पीड आराम से बढ़ सकती है। तो ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की प्रकृति। अब हमारा रिएक्टेंट ऐसा है जिनमें पहले बात तो हमें रिएक्टेंट जैसे मान लीजिए 2-3 रिएक्शन हो रही है तो उनमें अलग अलग रिएक्टेंट होंगे। तो अब उन रिएक्टेंट में किसी एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट जैसे किसी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कम बॉन्ड टूटने हैं और अदर मॉलिक्यूल में ज्यादा बॉन्ड टूटने हैं। तो अगर कम बॉन्ड टूटने हैं तो कम टाइम में ही वो काम चल जाएगा और रिएक्शन प्रोसीड होने लगेगी। लेकिन अगर कहीं ज्यादा बॉन्ड टूटने हैं तो फिर वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा और एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, तब जाके वो बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो कहने इसका मतलब ये हुआ, इस नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये हुआ कि लेस ब्रेकिंग बॉन्ड की प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में लार्ज नंबर ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड होते हैं या लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर ब्रेकिंग टू प्रोसीड केमिकल रिएक्शन तो
तो हमको वहां पे क्या होगा कि रिएक्शन की स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए ध्यान ये रखना है कि या तो कैटलिस्ट उसको दे दिया जाए तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर आपको उसको बढ़ाने की रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए लेस नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग वाला मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा। आज आपने इतने टॉपिक पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक